हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी में। आज अपन फिर से आ चुके हैं बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ में। नेक्स्ट पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन का अपना पार्ट नंबर 9 है। इसमें अपन पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 7 और 8 अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप पार्ट 9 पे मूव कर सकते हो। आज लास्ट लेक्चर की अगर बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मलता पढ़ाई थी, जहाँ पे नॉर्मलता की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। एक बार वापस से सारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नॉर्मलता क्या है तो ध्यान देना है सारे बच्चों को। मेरे सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी नॉर्मलता की। जो नॉर्मलता होती है उसमें अपन लिखते हैं विलय के ग्राम तुल्यांक, ऊपर क्या लिखते हैं विलय के ग्राम तुल्यांक, और नीचे लिखते हैं विलियन का, नीचे लिखते हैं विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किसमें लेते हैं अपन? लीटर में लेते हैं। विलियन का आयतन किसमें लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लीटर में लेते हैं। तो नॉर्मलता होती है विलय के ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन लीटर में। अपन ने परिभाषा बना दी, यदि विलियन का आयतन में कितना ले लो 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब तुम्हारा सवाल होगा सर ये ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? तो इसके बारे में मैंने बात की थी। ग्राम तुल्यांक होते हैं ग्राम में भार बटा तुल्यांक की भार। ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ग्राम तुल्यांक होते हैं ग्राम में भार बटा तुल्यांक की भार। ग्राम तुल्यांक निकालते हैं ग्राम में भार बटा तुल्यांक की भार। अब तुम कहोगे सर ये तुल्यांक की भार क्या होता है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुल्यांक की भार भी समझा दिया था। मोलर मास में, मोलर मास बोले तो मोलर द्रव्यमान में, मोलर द्रव्यमान में जब हम किसका भाग लगा देते हैं? जब हम मोलर द्रव्यमान में एन फैक्टर का भाग लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? तुल्यांक की भार। फिर आपने पूछा था सर एन फैक्टर क्या होता है? तो मैंने कहा बेटा एन फैक्टर जो होता है वो सबके लिए अलग अलग निकलता है। अम्ल के लिए अपन देखते हैं त्यागे के H+ आयनों की संख्या, क्षार के लिए देखते हैं त्यागे के OH- आयनों की संख्या, और लवण के लिए देखते हैं अपन टोटल पॉजिटिव चार्ज धनायन पे या टोटल नेगेटिव चार्ज ऋणायन पे। या तो धनायन पे कुल आवेश देख लो या ऋणायन पे कुल आवेश देख लो, उससे अपन लवण का एन फैक्टर निकाल लेते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एक मॉलिक्यूल के द्वारा ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक मॉलिक्यूल के द्वारा ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक और बात जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो अपना ये एन फैक्टर है, ये एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है। एन फैक्टर ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके अलावा एन फैक्टर जो होता है वो अपने सिंगल एंटिटी के लिए डिफाइन है। सिंगल एंटिटी बोले तो अगर अपने को एन फैक्टर देखना है तो एक HCl का देखेंगे, एन फैक्टर देखना है तो एक NaOH का देखेंगे। अगर अपने को AlCl3 में एन फैक्टर देखना है तो अपन एक AlCl3 का एन फैक्टर देखेंगे। कुल मिला के अपने को एक के लिए एन फैक्टर देखना होता है और एन फैक्टर का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। एन फैक्टर पता चल गया। मोलर द्रव्यमान अपने को निकालना आता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान अपन किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान हम किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे? मोलर द्रव्यमान अपन निकाल लेंगे। एन फैक्टर अपने को पता है, मोलर द्रव्यमान में एन फैक्टर का भाग लगा के अपन तुल्यांक की भार निकालेंगे। ई बोले तो तुल्यांक की भार, ठीक है। तुल्यांक की भार का भाग लगा देंगे अपन तुल्यांक गिवन मास में, पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा दी गई है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, उसमें भाग लगाएंगे तुल्यांक की भार का, तो अपने को मिल जाएगा ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक ऊपर लिख के नीचे लिख देंगे विलयन का आयतन, तो अपने को क्या मिल जाएगा? नॉर्मलता। तो ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में अपन एन फैक्टर डिस्कस कर रहे थे, उसको मैं अभी आप वापस समझाने वाला हूँ। एन फैक्टर और NF जिसको अपन और क्या क्या बोल देते हैं, आप इसको एन फैक्टर बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हो, या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो? संयोजकता कारक। इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? संयोजकता कारक। एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर या संयोजकता कारक, ठीक है। अब संयोजकता कारक अपन कैसे निकालेंगे? सुनना, संयोजकता कारक कैसे निकालेंगे? अम्ल के लिए, एसिड के केस में अम्ल के द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। अम्ल के लिए क्या बात करते हैं अपन? क्षारकता की। क्षार के लिए किसी बात करते हैं? अम्लता की। तो जो क्षारकता आती है ना अम्ल के लिए, वही उसका एन फैक्टर है। अम्ल के द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है और वो इसका एन फैक्टर है। आगे बेस, तो बेस के अंदर अपन क्या बोलते हैं? क्षार के द्वारा दिए गए OH- आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। तो जैसे NaOH ने 1 OH दिया तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। सॉल्ट में एन फैक्टर कैसे देखेंगे? धनायन अथवा ऋणायन पर कुल आवेश, या तो धनायन पे कुल आवेश या ऋणायन पे कुल आवेश। और अगले पे मूव करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। तो रेडॉक्स रिएक्शन में अपन एन फैक्टर कैसे देखते हैं? एक मॉलिक्यूल के द्वारा ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक मॉलिक्यूल के द्वारा ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से अपन उसका एन फैक्टर देखते हैं। यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना मेरे सारे बच्चों, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं HCl। फर्स्ट एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं HCl। HCl में हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1, क्लोरीन की 35.5, दोनों को जोड़ो तो आंसर कितना आया? 36.5। तो GMM आ गया अपना 36.5। HCl एक अम्ल है। अम्ल के लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? अम्ल के लिए हम एन फैक्टर निकालेंगे त्यागे गए H+ आयनों की संख्या जो कि उसकी क्षारकता कहलाती है। तो HCl की क्षारकता कितनी होगी? 1, मतलब एन फैक्टर कितना होगा? 1। तो अपन ने तुल्यांक की भार निकालने के लिए E का मतलब देखो वापस से लिख देता हूं, ई होता है अपना तुल्यांकी भार। ई क्या होता है अपना?
तुल्यांकी भार, तो अगर अपने को तुल्यांकी भार निकालना था तो अपन ने जीएमएम में एन फैक्टर का भाग लगा दिया, जीएमएम आया 36.5, एन फैक्टर आया 1, तो तुल्यांकी भार आ गया अपना 36.5। आगे H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4। अब देखो द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या, इसका जीएमएम निकालते हैं। हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 1, तो 2 का 1 × 2, ठीक है, ये 2 आ गया, ठीक है। सल्फर, एक सल्फर का 32, कितने सल्फर है 1, तो 32 बन जा 32। ऑक्सीजन, एक की द्रव्यमान संख्या 16, तो 4 की 64, जोड़ा 4 और 2 2 4 4 4 8 और 6 3 98, ठीक है। H2SO4 का जीएमएम कितना आ गया 98 आ गया। फिर अपन ने इसका एन फैक्टर निकाल लिया, H2SO4 कितने H+ निकाल सकता है, तो H2SO4 को पूछा कि क्या तू अम्ल है, इसने बोला हाँ सर मैं अम्ल हूं। मैंने कहा कितने H+ निकाल सकता है, कि सर मेरे पास 2 ही H+ है, अगर आप निकालने को बोलोगे तो मैं कितने H+ निकाल दूंगा, 2 H+ निकाल दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, 98/2 49, ठीक है। अब ये ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान रखना, COOH डॉट 2H2O। अब इसकी द्रव्यमान संख्या निकालना कोई बड़ी बात है क्या, देखो कार्बन एक का, यहाँ पे कितने कार्बन है 2, एक कार्बन की संख्या, एक कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12, तो 2 की 24। ऑक्सीजन कितने 4, 1 की 16, तो 4 की 64 64। एक हाइड्रोजन की 1, तो 2 की 2। अब ये H2H2O है, एक H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम, तो 2 का कितना होगा 36 ग्राम। इसको जोड़ लो, देखो 6 और 4 10, 10 4 14 और 2 16, 6 1 6 और अपने 3 9 और 1 10 2 12 126 126, तो 126। अब ये जीएमएम निकालना, और ये जीएमएम निकालना अपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा, वैसे 9 10 में भी आ जाता है ये, तो ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। द्रव्यमान संख्या पता नहीं चाहिए, सोडियम की 23, ऑक्सीजन की 16, हाइड्रोजन की 1, कैल्शियम की क्या ले लेते हैं अपन, कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 40। इसी तरह फॉस्फोरस की कितनी होती है 31 31। तो HCl का जीएमएम आ गया 36.5, H2SO4 का जीएमएम आ गया 98। ऑक्जेलिक एसिड, अब देखो एक तो ये ऑक्जेलिक अम्ल और ये एक निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल, इन दोनों में क्या अंतर है, निर्जल का मतलब है एनहाइड्रस, जिसको क्या अपन इंग्लिश में बोलते हैं एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड। एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड का मतलब है वहां पे वाटर नहीं है। यहाँ पे कितने वाटर थे, डॉट 2H2O, यहाँ पे वाटर है क्या, नहीं है, तो ये निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल है, ऊपर वाला ऑक्जेलिक अम्ल है। अगर सिर्फ ऑक्जेलिक अम्ल आए तो समझ जाना COOH, ठीक है, COH के बीच बॉन्ड बना देना, डॉट 2H2O, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल आए तो इस H2 को क्या कर देना, गायब कर देना, तो क्या आ जाएगा अपने पास, निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल आ जाएगा। अब बात करते हैं, देखो अम्ल के लिए वही त्यागे के H+ आयनों की संख्या, तो यहां से कितने H+ मिलेंगे, 1 और 1 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। अब एक बात है, जल में को फोकस नहीं करना है ना, अपन ने क्या पढ़ा था, अम्ल के लिए अपन एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, अम्ल के द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या उस अम्ल का एन फैक्टर कहलाता है, और उसको उस अम्ल की अपन क्षारकता भी बुलाते हैं। तो अम्ल जो H+ दे रहा है वही एन फैक्टर कहलाएंगे, तो यहाँ पे 2H+ तो एन फैक्टर 2, यहाँ पे भी 2H+ तो एन फैक्टर कितना हो गया 2, ठीक है। आगे अब वही जीएमएम पता है, तो अपन क्या कर देंगे, जीएमएम पता है उसमें एन फैक्टर का भाग लगाएंगे, जीएमएम पता है उसमें एन फैक्टर का भाग लगाएंगे, क्या निकाल देंगे, तो तुल्यांकी भार निकाल देंगे। आगे देखो NaOH, आगे देखना NaOH, आगे देखो NaOH की बात करते हैं। NaOH का जीएमएम निकाल लेंगे 40 आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जीएमएम निकालेंगे 74 आएगा, H3PO4 H3PO3 H3PO2, इसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। BOH होल थ्राइस, ये जो अपना बोरिक एसिड है, ध्यान से सुनना, ये जो अपना बोरिक एसिड है इसके लिए एक बात सुनना जो कि इंपॉर्टेंट है, H3BO3 है ना, H3BO3। अब इसको अपन बोलते हैं नॉट ट्रू प्रोटोनिक एसिड, मतलब ये अपने अंदर से H+ नहीं निकालता। जब अपन इस BOH होल थ्राइस की अभिक्रिया, जब हम इस बोरिक अम्ल की अभिक्रिया, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3, अरे H कितने इसके पास 3 है, B ऑक्सीजन भी कितने 3 है, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको अपन। BOH होल थ्राइस को अपन क्या बोल देते हैं, BOH होल थ्राइस को अपन बोल देते हैं बोरिक एसिड। H कितने हो गए H3BO3, ठीक है, ये अपना बोरिक एसिड है। और इसकी अगर मैं बात करूं बोरिक एसिड की, तो बोरिक एसिड क्या करता है, जल से जब रिएक्शन करता है, तो वाटर से जब ये रिएक्शन करता है तो क्या करता है ये जो BOH होल थ्राइस है, ये जल से एक OH ले लेता है, तो इसने क्या बना लिया BOH होल 4 माइनस, और ये H+ रिलीज कर रहा है यहाँ से, जल का H+। अब देखो ये थोड़ा सा एक है ना यूनिक एग्जांपल कह सकते हो अपने लिए, क्योंकि अपन बोरिक एसिड को नॉट ट्रू प्रोटोनिक एसिड बोलते हैं कि ये ट्रू प्रोटोनिक अम्ल नहीं है, क्योंकि ये अपने अंदर से H+ नहीं निकालता, ये जल से केमिकल रिएक्शन कर, यहाँ पे जल से अभिक्रिया करता है, और जल से अभिक्रिया करके जल से OH माइनस वाला पार्ट लेके BOH होल 4 माइनस बना लेता है, और एक H+ रिलीज करता है। इसलिए इसका अपन एन फैक्टर क्या ले लेते हैं, एक इसका अपन एन फैक्टर ले लेते हैं, बाकी इनका जीएमएम अपन निकाल लेंगे, तो आ जाएगा अपना इधर 62 66 82 98 74। अब अपन डिस्कस करें H3PO4 H3PO3 और H3PO2 को, H3PO4 H3PO3 और H3PO2, और ये है फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। क्या है ये, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तीनों को एक बार अपन डिस्कस करने वाले हैं, H3PO4 H3PO3 H3PO2। देखो H3PO4 की स्ट्रक्चर बनानी है आपको,
या H3PO3 की बनानी हो या H3PO2 की बनानी हो, जो आप लोगों को कॉमन चीज करनी हो ये करनी है, सब में P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है। इधर भी P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म में रहेगा ही रहेगा। बाकी मैं बात करूं बाकी सारे, अब देखो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, पीछे कितने बचे 3। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, फॉस्फोरस के पास 4 ऑक्सीजन थे, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, पीछे बचे 3, और 3 के पास ही कितने हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3। इधर देखो P डबल बॉन्ड बना लिया, 3 में से एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना रहा है, पीछे बचे 2, पीछे बचे 2, और हाइड्रोजन कितने 3, तो 1 2 और ये 3। इधर देखो H3PO2, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, पीछे बचा ऑक्सीजन 1, अरे 2 ऑक्सीजन थे ना, एक डबल बॉन्ड बना रहा था, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अभी हाइड्रोजन कितने 3, तो 1 2 और 3। अब मैं कहूंगा कि एन फैक्टर के लिए कौन सा हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा या कौन सा हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो अपन कहेंगे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन। उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन हमारा जो है वही H+ के फॉर्म में निकलेगा, और उसी को अपन एन फैक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये 3 H+ निकलेंगे, यहाँ पे 2 H+ निकलेंगे, और यहाँ पे 1 H+ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन 3 है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2, एंड इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। ठीक है, यही अपन ने लिखा था, H3PO2 का एन फैक्टर 1, H3PO3 का 2 एंड H3PO4 का एन फैक्टर 3। अब इनके नाम देखो ध्यान से सुनना, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। इसी को अपन और क्या बोल देते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। दो नाम, फॉस्फोरिक अम्ल बोल दो, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बोल दो, दोनों इसी के नाम है H3PO4 के। आगे इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या बोल देते हैं, फॉस्फोरस अम्ल, इसको फॉस्फोरिक, इसको फॉस्फोरस। ठीक है, इसको बोल देते हैं हाइपोफॉस्फोरस, इसको बोल देंगे, देखो हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक को ऑर्थोफॉस्फोरिक के नाम से भी बुलाते हैं, और ये जो फॉस्फोरस है इसको फॉस्फोनिक, जो फॉस्फोरस अम्ल है उसको अपन बोल देंगे फॉस्फोनिक, और हाइपोफॉस्फोरस को बोल देंगे फॉस्फेनिक। ये फॉस्फेनिक, ये फॉस्फोनिक, ये फॉस्फेनिक, ये फॉस्फोनिक। ठीक है, वापिस से सुनो, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस बोल लो, पहले हाइपोफॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरिक। ठीक है, फॉस्फोरिक का अनदर नेम ऑर्थोफॉस्फोरिक। देखो इसका दूसरा नाम क्या है, इसमें सिर्फ ऑर्थो ही तो ऐड करना है, और इस नाम में क्या डिफरेंस है, ये फॉस्फोरस और इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक, इसको फॉस्फेनिक, इसको फॉस्फोनिक। अरे ध्यान रहेगी क्या बात, ये अपना क्या रहेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वापिस से सुनना, ये अपना फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का एक और नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक। इसका नाम फॉस्फोरस अम्ल, इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। इसका नाम फॉस्फोरस, इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस, इसका फॉस्फोनिक, इसका फॉस्फेनिक। ठीक है, एक दो बार इनको लिखना, चीजें याद हो जाएगी। H3PO4, H3PO3, H3PO2। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तीनों में कॉमन चीज P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक चीज, ऑक्सीजन 4 थे तो एक डबल बॉन्ड बना रहा है, पीछे बचे 3। ऑक्सीजन 3 थे, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, पीछे बचे 2। ऑक्सीजन 2 थे, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, पीछे बचा 1। हाइड्रोजन तीनों के पास 3-3 है, पर मैं कहूंगा वही एन फैक्टर, वही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 3 कनेक्टेड है, एन फैक्टर 3। यहाँ पे 2 कनेक्टेड है, एन फैक्टर 2। यहाँ पे 1 कनेक्टेड है, एन फैक्टर 1। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। अब एक क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं, उसके पहले देखो एक दो बात और सुन लो, ये शायद बात आपको समझ आ गई होगी। वापिस से देखो, इसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, इसका फॉस्फोरस अम्ल, इसका हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। सुनना, फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, फॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक। ठीक है, और जो अपना फॉस्फोरिक अम्ल है उसका एक और नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक का एक और नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक। इतनी बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। अभी अपन एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्वेश्चन सुनना, देखो क्या है, सारे बच्चे क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। क्या है, एक और बात, ये जो अपना बोरिक एसिड है इसके लिए भी एक बात दिमाग में रख लेना, जो बोरिक एसिड है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉट ट्रू प्रोटोनिक एसिड। ये अपने पी ब्लॉक जो चैप्टर हुआ करता था पहले नीट में, तो अभी उसके बहुत सारे टॉपिक्स है जो आते हैं पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक नीट के सिलेबस में दे रखा है। तो ये जो पी ब्लॉक है ना अपना, इस पी ब्लॉक में ये जो बोरिक एसिड है डिटेल में अपन पढ़ते हैं, तो वहां पे बात आती भी है कि जो बोरिक एसिड होता है उसको अपन नॉट ट्रू प्रोटोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, नॉट ट्रू प्रोटोनिक एसिड, बिकॉज
ये खुद H+ नहीं देता, ये वाटर की हेल्प लेता है। वाटर से ये OH- एक्सेप्ट करता है। वाटर में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट, एक H+ और एक OH-। ये BOH3 जिसको कि अपन देखो H3BO3 करके भी लिख सकते हैं। H कितना? 3, B कितना? 1, O कितना? वापस से 3, तो H3BO3। इसको अपन BOH होल थ्राइस करके भी लिखते हैं। तो ये BOH होल थ्राइस एक OH- एक्सेप्ट कर लेता है और बना लेता है BOH होल 4-। अब ये OH ले लेगा तो पीछे क्या बचेगा? H+। तो ये वाटर की हेल्प लेके H+ रिलीज करता है। तो देखने में लगता है कि देखो ऐसे लगा प्रोटॉन दिया, पर क्या इसने प्रोटॉन दिया? नहीं, इसने वाटर की हेल्प से प्रोटॉन दिया, इसलिए अपन इसको बोलते हैं नॉट ट्रू प्रोटोनिक एसिड। अगर ये खुद H+ देता अपने अंदर से तो बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड। इसने किसी दूसरे के अंदर से H+ निकलवाया तो इसको बोलेंगे नॉट ट्रू प्रोटोनिक एसिड। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नॉट ट्रू प्रोटोनिक एसिड। ये क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। 40 ग्राम कैल्शियम उपस्थित है, ठीक है, ग्राम में मात्रा। कैल्शियम की ग्राम में मात्रा कितने ग्राम है कैल्शियम? 40 ग्राम है, बहुत बढ़िया। कैल्शियम के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैल्शियम के क्या ज्ञात करने? ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांकों में शॉर्ट में लिखूंगा GMEQ। ये ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने थे। ग्राम तुल्यांक कैसे लिखेंगे? ग्राम में बार बटा तुल्यांकी बार। तुल्यांकी बार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी बार निकालेंगे मोलर मास अपॉन, अरे मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। कैल्शियम का 40, अब n फैक्टर। देखो एक बात बताओ मेरे को, कैल्शियम को जब अपन बोलते हैं कि कैल्शियम कौन से ब्लॉक का है तो आंसर जाएगा S ब्लॉक का है। कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 2 में आता है। ग्रुप नंबर 2 वाले के लिए खास बात, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? +2 होता है, क्योंकि कैल्शियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। कैल्शियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो कैल्शियम जब भी बनाएगा कैल्शियम +2 आयन बनाएगा। अगर कैल्शियम मुक्त अवस्था में है तो Ca, संयुक्त अवस्था में तो हमेशा अपने को कैल्शियम +2 के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे +2 चार्ज की वजह से या 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से या कैल्शियम जो होता है अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इस वजह से इसका n फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। 40/2 20। ये क्या है अपने पास? तुल्यांकी बार। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए ग्राम में बार बटा तुल्यांकी बार लगाते हैं। ग्राम में बार कितना दे रखा है? 40। तुल्यांकी बार कितना दे रखा है? 20। तो ग्राम तुल्यांक कितने आ गए? ग्राम तुल्यांक आ गए 40/20 मतलब 2। 40/20 मतलब 40/20 मतलब 2। तो देखो ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए ग्राम में बार बटा तुल्यांकी बार। ग्राम में बार प्रश्न में दे रखा था कितना? 40। तुल्यांकी बार पता नहीं था। तुल्यांकी बार निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया? MW अपॉन n फैक्टर। MW मोलर मास अपना कितना ले लिया अपन ने यहाँ पे? 40। कैल्शियम का n फैक्टर कितना होता है? 2। कैल्शियम का n फैक्टर कितना होता है? 2। तो 40/2 किया तो तुल्यांकी बार आया 20। तुल्यांकी बार को अपन ने ऊपर रखा। ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम में बार बटा तुल्यांकी बार। ग्राम में बार था 40, तुल्यांकी बार था 20, तो 40/20 उत्तर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे कैल्शियम के 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। एक बार इसको जल्दी से देख लो। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट नीचे कर सकता है, कमेंट करके मेरे को बता सकता है कि सर हमको इस जगह ये तकलीफ है, और नहीं भी है तब भी बता सकता है कि सर सारी बात समझ में आ रही है। आगे चलो अब तो जल्दी जल्दी। तो बच्चों ध्यान से सुनो एक और बात मेरी। अभी अपन आगे देखने वाले हैं, एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे। मेरे सारे बच्चे एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग है अपनी कैपिटल M जिसको कि अपन बोलते हैं नॉर्मलता, तथा कैपिटल M जिसको कि अपन बोलते हैं मोलरता में संबंध। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। सुनना देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने दिखा होगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसके? विलय के। अरे विलय के GM इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को अपन हिंदी में बोलेंगे ग्राम तुल्यांक। नीचे लिखेंगे V, बोले तो आयतन किसका? विलयन का। किस में लेना है? लीटर में। ठीक है, अब मेरे को अगर ग्राम तुल्यांक निकालने हैं GMEQ किसके? विलय के। तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मेलिटी को विलियन का जो आयतन है लीटर में उससे गुणा कर दूंगा। अरे नॉर्मेलिटी को विलियन का जो आयतन लीटर में उससे गुणा कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? ग्राम तुल्यांक किसके? विलय के आ जाएंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला सुनो, ये अपनी मोलरता के फॉर्मूले पे अपन ऊपर लिखते हैं मोल, वो भी किसके? विलय के। छोटे n का मतलब क्या है? मोल। किसके? विलय के। नीचे लिखते हैं V बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो आयतन। किसका आयतन? विलियन का आयतन। और वो भी किस में लेना है? लीटर में। अब मेरे को विलय के मोल निकालने हैं, तो क्या मैं मोलरता को विलियन के आयतन से गुणा कर दूं? तो मेरे बच्चे कहेंगे हाँ सर गुणा कर दो। मोलरता गुणा V विलियन किस में? लीटर में। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मोल किसके? विलय के।
तो मोलरता को जब मैं आयतन से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आते हैं विलय के मोल, और जब मैं नॉर्मलता को आयतन से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आते हैं विलय के ग्राम तुल्यांक। इन दोनों लाइनों को अपन कहाँ लेके चल रहे हैं, इन दोनों लाइनों को लेके चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। चले, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखा नॉर्मलता गुणा विलयन का आयतन लीटर में जीएमई अपॉन मोलरता इंटू विलयन का आयतन लीटर में मोल, ठीक है, किसके, विलय के, स्मॉल एन वाले तो मोल, मोल लिख भी दूं क्या, है ना, क्या लिख देंगे अपन, मोल्स, वो भी किसके, विलय के, ठीक है। अब यहां से एक बात देखो, अब वी लीटर से वी लीटर कैंसिल, ऊपर नॉर्मलता नीचे मोलरता, ठीक है, ऊपर जीएमई क्यू, ग्राम तुल्यांक के 3 फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए थे। एक डिस्कस किया था ग्राम में भार बटा तुल्यांक की भार, दूसरा फॉर्मूला डिस्कस किया था अपन ने नॉर्मलता इंटू विलयन का आयतन लीटर में, तीसरा एक और फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था मोल्स गुणा एन फैक्टर। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ग्राम तुल्यांक में तुल्यांक की भार का जब भाग लगाते हैं तो इसमें किस तरीके से मोल्स इंटू एन फैक्टर आता है। तो ग्राम तुल्यांक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स गुणा, ग्राम तुल्यांक की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ग्राम तुल्यांक बराबर किसके बराबर होते हैं, मोल्स गुणा एन फैक्टर, बराबर नीचे क्या है, मोल से, तो मोल से मोल, अरे मोल से मोल क्या हो चुके हैं मेरे बच्चों, कैंसिल हो चुके हैं, तो नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर एन फैक्टर। तो मैं मोलरता को एन फैक्टर के उधर ले जाऊं तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है कि जब नॉर्मलता निकालनी हो तो मोलरता को एन फैक्टर से गुणा कर दो। अब बताओ क्या नॉर्मलता और मोलरता बराबर हो सकती है, तुम कहोगे हाँ हो सकती है, कब, इफ, यदि एन फैक्टर का मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। अरे यदि एन फैक्टर का मान कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो मेरी नॉर्मलता मोलरता के क्या होगी, बराबर होगी, एकदम सही बात है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या नॉर्मलता और मोलरता में बड़ी कौन होगी, नॉर्मलता और मोलरता में बड़ी कौन होगी, तो तुम कहोगे सर अगर एन फैक्टर का मान 2 आ जाए तो नॉर्मलता बड़ी होगी, क्योंकि फिर मोलरता को किसी से गुणा करने पे वो नॉर्मलता के बराबर हो रही है। तो देखो यदि एन फैक्टर का मान 1 से क्या हो, ज़्यादा, यदि एफ एन फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होगा तो नॉर्मलता मोलरता से क्या होगी, बड़ी होगी। एन फैक्टर का मान 2 आ गया तो 2 को m किसी से गुणा होके फिर नॉर्मलता के बराबर आ रहा है, मतलब नॉर्मलता जो है मोलरता से बड़ी है। ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। जल्दी से देखो, तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर, अगर एन फैक्टर का मान 1 होगा तो नॉर्मलता और मोलरता बराबर होगी, और यदि एन फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होगा तो नॉर्मलता जो होगी मोलरता से बड़ी होगी, ठीक है। यदि एन फैक्टर का मान, वापिस से देखना, यदि एन फैक्टर का मान 1 से बड़ा होगा तो नॉर्मलता मोलरता से बड़ी होगी, पर यदि एन फैक्टर का मान 1 होगा तो नॉर्मलता मोलरता के बराबर होगी। तो ये अपन ने देखा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में बताओ, वैसे नहीं होगा, मेरे को भरोसा है आप लोगों पे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। गर्मी ज़्यादा हो रही है बच्चों आज यार, फैन चला लेंगे तो वॉइस में प्रॉब्लम आएगी, है ना, और वॉइस में प्रॉब्लम आएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और आपको प्रॉब्लम आएगी तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो इसका क्या मतलब है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, और आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए क्या करना है, फैन नहीं चलाना है, ठीक है। चलो एक और आपको संबंध बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक और संबंध देखते हैं अपन, काफ़ी सारे संबंध अपन पढ़ेंगे, कुछ संबंध और देख लो। चलो उसके पहले आपको एक और सांद्रता पढ़ा देता हूँ। एक और सांद्रता है जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन सामर्थ्य। क्या बोलते हैं इसको अपन, सामर्थ्य। और सामर्थ्य को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। सामर्थ्य को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो सामर्थ्य को अपन ऐसे लिखते हैं जिसको अपन स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब जैसे कहीं पे लिखा है 4 ग्राम पर लीटर सामर्थ्य का विलयन, ठीक है। वैसे ग्राम पर लीटर लिखा मतलब समझ जाना है वो सामर्थ्य ही दे रहा है। 4 ग्राम पर लीटर सामर्थ्य का विलयन है। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे यदि विलयन का आयतन कितना हो, यदि विलयन का आयतन कितना हो 1 लीटर, तो उसमें कितने ग्राम विलय होगा, तो अपन कहेंगे उसमें 4 ग्राम विलय होगा। उसमें कितने ग्राम विलय होगा, 4 ग्राम विलय होगा। देखो 4 ग्राम पर लीटर को कैसे पढ़ेंगे अपन, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर है तो 4 ग्राम विलय है। अगर मान लो कहीं पे लिखा रहे 8 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो 8 ग्राम विलय होगा। अगर कहीं पे लिखा है 0.2 ग्राम पर लीटर तो इसको अपन क्या बोलेंगे,
यदि 1 लीटर का विलियन है तो उसमें 0.2 ग्राम विलय होगा। अरे बात समझे क्या? अब 1 लीटर का है तो 4 ग्राम विलय होगा। तो बताओ यदि विलियन का आयतन, यदि विलियन का आयतन मैं 1 की जगह कितना कर दूं, 1 लीटर की जगह कितना कर दूं, 2 लीटर कर दूं, ये 1 की जगह 2, तो ये 4 की जगह कितना हो जाएगा, 8 ग्राम विलय हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है। अब इससे अपन एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनाएं? देखो, सामर्थ्य S किस में मेजर करते हैं, ग्राम पर लीटर में। ऊपर क्या लिखते हैं अपन, विलय की मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किस में लेना है, विलियन का आयतन लेना है लीटर में। विलियन का आयतन किस में ले लेना है, लीटर में। तो S बराबर, तो ये फॉर्मूला है विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन लीटर। फर्स्ट वाले में देखो 4 ग्राम विलय 1 लीटर विलियन में, तो 4 बटाई कितना हो गया, 4। तो इसको अपन 4S भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, 4 ग्राम पर लीटर। क्या लिख सकते हैं, 4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसको अपन 4 ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं। आगे एक और चीज़ देखो, वो S निकालना अपने को। ऊपर कितना विलय है तो 8 ग्राम, ऊपर 8 लिख दिया मैंने, नीचे क्या लिख दिया, विलियन का आयतन 2। अभी भी देख लो 8 बटा 2 कितना आया, अरे 8/2 कितना होता है, 4 होता है। तो अभी भी 8 बटा 2 4 ग्राम पर लीटर। अब देखो आपको एक संबंध बता देता हूँ जो कि अपन अगली क्लास में इसको प्रूव करेंगे, मेरे को याद दिला देना। संबंध होता है S बराबर N इंटू ई, सामर्थ्य बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। क्या होता है, S बराबर N इंटू ई, सामर्थ्य बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। तो जब अपन नॉर्मलता को किसी तुल्यांकी भार से गुणा करते हैं तो हमारे पास किसी भी विलियन का सामर्थ्य आ जाता है। सामर्थ्य किसमें मेजर करते हैं, सामर्थ्य मेजर करते हैं अपन ग्राम पर लीटर में। सामर्थ्य अपन मेजर करते हैं ग्राम पर लीटर में। N अपनी नॉर्मलता है, E अपना इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार है। अब देखो, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है ऑफलाइन, तो अब अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी। एक और बात जो आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको कहीं पर लिंक वगैरह नहीं मिल रही है व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल की, तो आप यूट्यूब का जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे भी मेरे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो चाहे अपना व्हाट्सअप चैनल हो, चाहे वो अपना टेलीग्राम चैनल हो, चाहे अपना इंस्टाग्राम हो, सबके लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे को वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। ये व्हाट्सअप नंबर है, सेव कर लेना इसको, 8302898893। इसमें आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपका नाम, आपकी क्लास का नाम और आपकी स्कूल का नाम। आपको प्लेलिस्ट वगैरह शेयर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये नंबर है, सेव कर लेना। बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ के आना है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।